हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। हमें लगता है बैंक बस यही काम करता है, पैसा डिपॉजिट करता है, पैसा देता है, हमें लोन देता है, पैसे हमारे सिक्योर रहते हैं। बट बैंक सिर्फ ये काम नहीं करता है। बैंक एक तरीके से आपका टैक्स ऑफिसर होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी नोटिस की जो शुरुआत होती है वो बैंक के थ्रू ही होती है। तो बैंक जो होता है ना, वो आपका फर्स्ट टैक्स ऑफिसर होता है, क्योंकि कोई भी टैक्स अथॉरिटी हो, आपसे पहले बैंक उसको सब कुछ बता देता है कि इस पर्टिकुलर बैंक में या मिस्टर ए का बैंक है, उसमें ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। वो सब कुछ बैंक पहले बता चुका होता है टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके बाद आता है नोटिस। तो जो पहली अथॉरिटी होती है ना, वो होती है आपकी बैंक। बैंक एसएफटी रिपोर्ट करता है, ये बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। जिस तरह अगर हम आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर पेनाल्टी लगती है। द सेम वे अगर बैंक एसएफटी रिपोर्ट नहीं करेगा ना, तो बैंक के ऊपर पेनाल्टी लग जाती है। तो एसएफटी का फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बट मैं इसे बोलता हूँ साइलेंट रिपोर्टिंग। एक टैक्स पेयर बेचारा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता रहता है, उसे पता भी नहीं चलता है कब उसका डेटा उसके बैंक से निकलकर टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। और बैंक बैक डेट से, क्योंकि बैंक के ऊपर तो भाई ऑब्लिगेशन होता है, तो वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन उठा के जो डेटा होता है वो रिपोर्ट कर देता है और वहां से मिल जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब सर, ये एसएफटी में आता क्या क्या है, पूरी इसकी लिस्ट भी होती है, लिमिट होती है, वो भी डिस्कस करेंगे। कोई लास्ट कैश डिपॉजिट हो गया अकाउंट में, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं, किसी एक या दो पार्टी को बहुत ज़्यादा पैसा आता है जाता है, एफडी कराते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे होते हैं धड़ल्ले से, लोन का रीपेमेंट करते हैं, वहां पर भी आप फंस सकते हो। कैसे, आगे डिस्कस करेंगे सर। सेविंग और करंट अकाउंट का आपस में अकाउंट पैटर्न मैच नहीं होता है और कई बार इनकम घुमाई जाती है। ये सारी चीजें आती हैं एसएफटी में और ये सब कुछ रिपोर्ट होता है। और इसीलिए जब हम लोग अपना ईआईएस टीआईएस चेक करते हैं, वहां पर सारी चीजें आ रही होती हैं। तो जब बैंक रिपोर्ट करता है तो डिपार्टमेंट के पास तो डेटा जाता ही जाता है, हमारे ईआईएस टीआईएस में भी वो अपडेट हो जाता है। तो अगर बात करें वन बाय वन, तो सेविंग अकाउंट में पूरे साल में अगर आप 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो डेटा चला जाता है डिपार्टमेंट के पास। अब कुछ लोग यहाँ दिमाग लगाते हैं, एक बार में 50,000 जमा करा, फिर 1 लाख, फिर 30,000, फिर 80,000। सर, पूरा मिला के 10 लाख होता है, ये नहीं कि एक बार में 10 लाख। अगर आपने पूरा मिला के 10 लाख पूरे साल भर में कैश डिपॉजिट कर दिया, तो वो चला जाता है आपका डिपार्टमेंट के पास डेटा, और ये पैन वाइज कंसोलिडेशन होता है। ऐसा नहीं आपने एसबीआई में अकाउंट खुलवाया, वहां 4 लाख, पीएनबी में 3 लाख, आईसीआईसीआई में 2 लाख, एक्सिस में 2 लाख। अब आपको लग रहा है अलग अलग अकाउंट में है, 10 लाख की लिमिट है, कोई टेंशन नहीं। कंसोलिडेशन देखा जाता है सारे बैंक में मिला के पूरे साल में 10 लाख का कैश। उसके बाद आते हैं करंट अकाउंट। लोगों को लगता है करंट अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट भी अगर आप चला रहे हो, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, अगर पूरे साल भर में 50 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट हो गया करंट अकाउंट में, तो वहां पर भी ये हो जाता है हाई रिस्क। तो स्क्रूटनी के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई हो जाते हैं और डेटा यहाँ पर चला जाता है डिपार्टमेंट के पास, नोटिस आ सकता है। फिर आता है एफडी। पूरे साल भर में आपने एफडी बनाई 10 लाख से ज्यादा की, 10 लाख तक है कोई टेंशन नहीं, 10 लाख से ऊपर की एफडी बना दी, चाहे वो सिंगल हो या मल्टीपल एफडी हो। फिर यहाँ पर आ जाएगा नोटिस सोर्स ऑफ फंड के लिए। 10 लाख की अगर एफडी आपने करा दी है, इसका मतलब पैसा आपके पास ज्यादा होगा। तो कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए। तो यहाँ पर आपका सोर्स बताने के लिए नोटिस आ सकता है। उसी तरह जो आरडी होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं, उसमें भी लिमिट 10 लाख रुपए की ही है। कई बार टैक्स पेयर इसको इग्नोर कर देते हैं। अब रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा एफडी में जाता रहता है, जैसे 20,000 30,000 जाता मतलब इस तरह अपने आप आरडी में चला जाता है सेविंग बैंक अकाउंट से। तो अब वो भी 10 लाख से अगर ऊपर चला गया ना, तो ये भी डेटा जो है रिपोर्ट हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, ये बड़ा सेंसिटिव है। लोग करते क्या है यहाँ पर, किसी और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ऑफर चल रहा है, आपका फ्रेंड आया, अरे यार एक मोबाइल फाइनेंस करा दे ना, वो 5,000 का डिस्काउंट है। अब आपने क्या किया, खट से गया क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। उसने क्या किया, वो आपको पैसा दे देता है, अरे यार तू क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दे, मैं तेरे बदले में तुझे मैं कैश दे दे रहा हूँ, तू अपना पेमेंट कर देना। अब हुआ क्या, उसने आपको कैश दे दिया, आपने उसको मोबाइल दिला दिया, वो तो मोबाइल लेके चला गया, एंजॉय कर रहा है। आपने उठा के कैश का पेमेंट कर दिया 1 लाख से ऊपर का। अब आपके पास नोटिस आ सकता है। तो कैश पेमेंट 1 लाख और पूरे साल में अगर आपने टोटल 10 लाख से ज्यादा पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड का, तो फिर भैया यहाँ पर
डेटा चला जाता है डिपार्टमेंट के पास, फिर आपका लाइफ स्टाइल वर्सेस इनकम चेक होता है, कितना आपने आईटीआर भरा है, कितना आप जो है आपकी लाइफ स्टाइल है, 10 लाख साल का या एक बार में 1 लाख का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, यहाँ पर ट्रिगर हो जाता है, एसएफटी नोटिस आ सकता है। उसी तरह हाई वैल्यू बैंक ट्रांसफर हो रहे हैं, अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, पैटर्न देखा जाता है। अब पता चल रहा है पूरे साल में आप 10,000, 15,000, 20,000 इतना पैसा आता है जाता है, अचानक से 5 लाख पैसा आ गया, फिर 10,000, 20,000, 30,000, फिर सडन 3 लाख आ गया। तो इस तरीके का पैटर्न देखा जाता है कि अचानक से एक पार्टी से पैसा आ जाता है, फिर आप कैश निकालते हो, 2-3 महीने बाद फिर पैसा आता है। तो भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में सेल इस तरह से अप्स डाउन नहीं होती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेल हो रही है 2 लाख 3 लाख की, अचानक से एक महीने में 20 लाख की सेल हो गई, फिर सेल आ गई 1 लाख 2 लाख, फिर एक महीने में 25 लाख की सेल हो गई। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है ना, वहां पर भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यहाँ पर एसएफटी में रिपोर्ट हो जाते हैं, लोन रीपेमेंट भी आ जाते हैं सर। अब होता क्या है, आपकी इनकम है 5-6 लाख की जो आपने आईटीआर में दिखाया है, बट लोन रीपेमेंट आपने कर लिया पूरे साल भर में 20 लाख का, 25 लाख का, तो भाई लोन का रीपेमेंट आप कहाँ से कर रहे हो, आपकी इनकम तो है नहीं। तो लोन रीपेमेंट भी आपके आईटीआर से मैच होना चाहिए, बिकॉज ये भी एसएफटी में चला जाता है और फिर आगे चलकर नोटिस आ सकती है। अब आप आईटीआर तो बहुत नॉमिनल फाइल कर रहे हो, बट घूमने जा रहे हो आप दुबई, चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, तो यहां पर भी ट्रिगर हो जाता है एसएफटी। तो एआईएस में उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। 7 लाख से जनरली अगर ऊपर चला जाता है फॉरेन रेमिटेंस, तो फिर वहां पर एसएफटी में रिपोर्ट हो जाता है। फिर वहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई घूमने फिरने जा रहे हो, इनकम का सोर्स बताइए। डोरमेंट अकाउंट, अब कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जो बहुत टाइम से इनएक्टिव होते हैं, कुछ ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, 4-5-6 साल बीत गया, अचानक से वो उसको आप एक्टिवेट कराते हो, और अचानक से वो एक्टिवेट होने के बाद उसमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख पैसा आ रहा है जा रहा है। तो इतने साल से अकाउंट डीएक्टिवेट था, आपने एक्टिवेट कराया, अब उसमें अचानक से ट्रांजैक्शन शुरू हो गए, ये भी एसएफटी होता है, ये भी रिपोर्ट होता है, यहाँ भी नोटिस आ सकता है। अब एक पर्सन को आप जस्ट इमेजिन कितने बैंक अकाउंट चाहिए होते हैं, एक बैंक अकाउंट इनफ होता है। चलिए बहुत ज़्यादा 2 बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए, 2 बैंक अकाउंट इनफ हो जाते हैं आपका ट्रांजैक्शन के लिए। अब पता चल रहा है आपके पैन पर 5-6 अकाउंट हैं, एसबीआई में भी है, आईसीआईसीआई में भी है, एक्सिस में भी है, पीएनबी में भी है, बीओबी में भी है। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि आप कुछ खेल कर रहे हो, आप लिमिट को स्प्लिट करना चाहते हो। तो बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट होना भी कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट जा सकता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है भाई 2 अकाउंट बहुत है, 2 सेविंग अकाउंट है, एक करंट एक सेविंग हो गया, तो इनफ है, इतना एक पर्सन के लिए इतना 2 अकाउंट इनफ होते हैं। अब 5-6 अकाउंट आप चला रहे हो, किस लिए चला रहे हो, तो उसके लिए भी नोटिस आ सकता है। उसी तरह अकाउंट यूज कैसे कर रहे हो आप, आपके पास जीएसटी नहीं है बट पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है आपके अकाउंट में, तो क्या आपके पास जीएसटी है, अगर नहीं है तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, बिजनेस का पैसा है, लोन है, एडवांस है, किस चीज का है, बिजनेस रिसिट है, कैपिटल रिसिट है, पर्सनल पैसा है, ये सारी चीजें जानने के लिए भी कल को आपके पास नोटिस आ सकता है। कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, मतलब राउंड फिगर आती है, एक ऐसी फिगर आती है, बड़ी ऑड सी फिगर आती है, 20,999, 999, 3,999, जब इस तरह से कई ट्रांजैक्शन होते हैं ना अकाउंट में, तो सस्पिशियस लगता है बैंक को, तब बैंक भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है, और डेटा तो जाता ही डिपार्टमेंट के पास कि ये कैसे पैसा आ रहा है। जनरली पैसा आता है 10,000, 20, 25, 30 इस रेंज में आता है, ये ऑड फिगर में पैसा कैसे आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको नोटिस आ सकता है। फिर उसी तरह आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपके जो खर्चे हैं, जो पैसा है, वो बहुत ही हाई वैल्यू में हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिस्क बढ़ जाता है, नोटिस आ सकता है। और फिर बैंक टीडीएस भी काटता है, जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता है एफडी पे तो टीडीएस काट लेता है, सेविंग पे जनरली नहीं कटता है, बट हाँ एफडी पे तो कट जाता है। तो अब आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, अब इंटरेस्ट बहुत हाई अमाउंट का मिल रहा है, इसका मतलब एफडी और ज्यादा अमाउंट की होगी, एफडी इतनी ज्यादा अमाउंट की है तो भाई क्या आपने आईटीआर में रिपोर्ट किया है। उसी तरह आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, आईटीआर नहीं भरा, 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ कर रहे हो, 2% टीडीएस कट जाता है और वो आ जाता है आपके एसएफटी में। भाई इतना पैसा कैश विड्रॉ क्यों कर रहे हो, क्या नीड है, जब हर जगह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो इतना हाई वैल्यू में आपने कैश विड्रॉ क्यों किया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आपके पास नोटिस आ सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि बैंक पहले ही आपका टैक्स ऑफिसर बनकर ये सारी चीजें रिपोर्ट कर चुका होता है। तो अब आपको करना क्या है, बीइंग अ टैक्स पेयर, आपको सारी चीजें आईटीआर को लेके चलनी है, जितनी आपने अपनी इनकम डिस्क्लोज करी है, अगर आपके ट्रांजैक्शन उसके कंपैटिबल है
उसके एज कंपेयर टू ITR इनकम आपके ट्रांजैक्शन उसी लिमिट में है, कोई टेंशन नहीं। आपका सेविंग करंट अकाउंट अलग अलग है, पैसा आ रहा है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, अच्छी बात है। आप AIS को रिव्यू करते रहो क्वार्टरली मंथली बेसिस पर। कोई फर्जी अगर आ रही है एंट्री तो उसको रिपोर्ट करो कि ये भाई मेरे AIS में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह करके आप बच सकते हो। बट बैंक सिर्फ आपका पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहा है, विड्रॉ नहीं कर रहा है, बैंक आपका क्रिटिकल डेटा, आपका स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, आपका सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, वो सब रिपोर्ट करता है टैक्स अथॉरिटीज को, और फिर टैक्स अथॉरिटीज उन इंफॉर्मेशन को बेस बनाती हैं आपको नोटिस भेजने का। तभी आप देखते हो कई बार 2-3 साल बाद नोटिस आता है, बिकॉज डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। धीरे धीरे डेटा आता है इन डिपार्टमेंट के पास, उसको वो करता है कलेक्ट, वहां से जो उसको काम की चीज होती है उसको लेता है, नोटिस बनाता है और आपको भेज देता है। तो ये बैंक जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। बैंक पहले ही सब कुछ आपका जान चुका होता है, बता चुका होता है। नोटिस जब आती है तो वो मात्र एक तरीके का क्या होता है, औपचारिकता रह जाती है, क्योंकि आपका सब कुछ डिपार्टमेंट के पास पहले से ही है। अब आपके एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये है बैंक, जो आपका दोस्त भी है बट आपका टैक्स अथॉरिटी भी है, टैक्स ऑफिसर भी है। कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।